नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना, आज आपसे ऊष्मागतिकी सेकंड में कार्नोट चक्र के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री के जो लॉज थे, नियम थे, हेस के नियम के बारे में बात की थी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। विशेष तौर पर बोर्न-हाबर चक्र के बारे में हमने चर्चा की थी। जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जो यूनिट है उसमें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के एप्लीकेशन पार्ट है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। उस नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में बात नहीं करता कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा। दूसरा पॉइंट, अवस्था परिवर्तन स्वतः होता है या नहीं, अथवा परिवर्तन संभव है या नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तीसरा जो इसकी जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन में ऊष्मा को बिना अन्यत्र परिवर्तन किए तुल्य मात्रा के कार्य में पूर्णतया परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ कमियां जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में रही थी, उसको ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है वो इसको दूर करता है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, स्वतः प्रवर्तिता, साम्यावस्था प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बात करता है। तो पहले हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम की मैंने कुछ मुख्य परिभाषाएं ली है। तो इसमें केल्विन ने 1850 में बताया, उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को कुछ ऊष्मा स्थानांतरित किए बिना एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा उसी समय ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लो टेम्परेचर का जो उच्च ताप का जो हीट रिजर्वोयर है और लो टेम्परेचर का जो हीट रिजर्वोयर है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि जो आप जैसे ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं वो पूर्णतः क्या होगी, कार्य में नहीं बदलती। उसका कुछ मात्रा वो सिंक में किस रूप में चला जाता है, ऊष्मा कुछ भाग सिंक को चला जाता है। अब जैसे दूसरी परिभाषा की बात करूं, एक तंत्र के किसी भाग अथवा परिपार्श्विक में परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा को तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं है। और क्लासिस के अनुसार ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। वैसे ऊष्मा का क्या नेचर है? ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। यदि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह करवाना है तो उस स्थिति में हमें कार्य करना पड़ेगा, उस तंत्र पर कार्य करना पड़ेगा। तो ये बात क्लासिस ने की। और एक जो कॉमन बात करें, आदर्श स्थिति में जब तंत्र ऊष्मागतिकी साम्य में हो तब तंत्र व परिपार्श्विक की कुल एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। जबकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में तंत्र व परिपार्श्विक की एंट्रोपी लगातार बढ़ती है। जो हमने शुरुआत में बात की थी कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। तो ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की बात कही। कहने का मतलब जो प्राकृतिक प्रक्रम है उनको अगर उनकी उल्टी दिशा में ले जाना है तो उस स्थिति में हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है और अगर गहराई से ऊपर पानी भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर कार्य करना पड़ेगा। जैसे हम नीचे से गहराई से पानी खींचते हैं तो मोटर लगानी पड़ती है, तो उस पर कार्य करना पड़ता है। तो जितने भी जो स्वतः प्रक्रम है वो अगर उनको रिवर्स दिशा में करना है तो उन पर कार्य करना पड़ेगा। तो मोटी मोटी बात ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में हमने की है। अब बात करते हैं कार्नोट चक्र की।
कार्नो ने एक ऐसा चक्र दिया जिसमें तंत्र कुछ उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरते हुए अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है। जो कार्नो है साइंटिस्ट, उन्होंने एक ऐसे इंजन की कल्पना की जो उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरता हुआ वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आता है, या उसे क्या बोलते हैं, कार्नो चक्र कहते हैं। तो कार्नो ने सिद्ध किया कि आदर्श अवस्थाओं में भी ऊष्मा का एक निश्चित भाग ही कार्य में बदल सकता है। तो अगर जितनी मान लो तंत्र को ऊष्मा दी जा रही है वो पूर्णतया कार्य में नहीं बदलती, उसका कुछ भाग ही कार्य में बदलता है। आदर्श स्थिति में भी ऐसा होता है। तो वास्तविक ऊष्मा इंजन पूर्ण उत्क्रमणीय नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होगा, घर्षण भी होगा, चालन भी होगा, विकिरण आदि से ऊष्मा हानि को रोक पाना संभव नहीं होता है। जैसे आप बात करें कि मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डाला तो उसकी जितना आपने फ्यूल काम लिया उतना वो कार्य में बदलता है, नहीं बदलता, क्योंकि उसकी कुछ मात्रा ऊर्जा की वो हीट के द्वारा बाहर वातावरण में चली जाती है। तो कुछ पार्ट ही जो ऊर्जा का वह कार्य में बदलता है। तो ये जैसे कार्नो ने बात की। तो अब बात करें कि कार्नो ने एक काल्पनिक इंजन की कल्पना की जो दी गई ऊष्मा को अधिकतम उसमें कार्य में बदल देता है, जिसे कार्नो इंजन कहते हैं। ये कार्नो इंजन जो कल्पना है तो 4 स्टेप में ये पूरा होता है, एक चक्र, जैसे अपन 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। तो जो इंजन काम आता है मोटरसाइकिल्स में 4 स्ट्रोक, और तो कार्नो में 4 स्ट्रोक 4 स्टेप्स में ये पूरा होता है। पहले तो क्या होगा, इसको हीट मिलेगी फ्यूल को, तो उसका क्या होगा, पिस्टन एक्सपेंशन होगा, तो समतापी प्रसार होगा। दूसरा होगा रुद्धोष्म प्रसार। समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है, टेम्परेचर स्थिर रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रसार में हीट एक्सचेंज नहीं होती। उसके बाद में इसका समतापी संपीड़न आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। तो क्या होता है, इसमें वॉल्यूम घटता है, और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन में वापस तंत्र अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। जो ये पिस्टन था ये वापस से अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। तो ये कार्नो साइकिल में 4 उसकी बात की। तो ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्टेप 1 आइसोथर्मल, तो यहाँ से जो हॉट रिजर्वोयर है वहाँ से हीट ली इसने और इसका एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रसार हुआ समतापी, और उसके बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद में आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। तो उसमें क्या होगा, हीट किसको दे देगा, सिंक को वो दे देगा तंत्र, और उसके बाद में एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। तो ये 4 स्टेप की बात की। तो अब बात करें कि जैसे तंत्र या कोई बात करें, एक सिलेंडर है घर्षणहीन पिस्टन युक्त सिलेंडर जिसमें 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है। यह एक काल्पनिक ऊष्मा इंजन है जो कि 2 ऊष्मा भंडारों के बीच में कार्य करता है, जो हमने यहाँ भी देखा इसमें। तो एक का ताप T2 है, जिसका ताप उच्च होगा उसे स्रोत बोल देंगे, और जिसका ताप कम है उसे सिंक बोल देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ये डायग्राम से बात करें अपन, ए जो बिंदु है यहाँ से तंत्र Q2 ऊष्मा का अवशोषण करके T2 ताप पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, B में। तो आयतन V1 से कहाँ हो गया, V2, और B से इसके बाद में रुद्धोष्म प्रसार होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम कितना, V3, प्रेशर P3, और C बिंदु से D तक समतापी संपीड़न होता है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V4, और प्रेशर कितना हो जाएगा, P4, और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन रुद्धोष्म संपीड़न में D से वापस तंत्र अपनी मूल अवस्था A में लौट जाता है। अब इस चारों जो स्टेप में कुल कार्य कितना हुआ उसकी हम गणना करेंगे। तो पहला जो पद है स्टेप समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा, तंत्र बिंदु ए पर T2 ताप वाले स्रोत से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे गैस का क्या होता है, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार होता है। कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। और चूंकि प्रसार क्या है, समतापी है, जब ताप कांस्टेंट रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, 0। तो यदि किया गया कार्य W1 हो तो Q2 बराबर क्या आ गया, -W1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो W1 बराबर -RT2 ln V2 अपॉन V1। ये कार्य निकल कर आ गया समतापी प्रसार में, जो तंत्र का गैस का प्रसार हो रहा है उसमें कार्य। रुद्धोष्म प्रसार की बात करें, द्वितीय पद में गैस का उत्क्रमणीय रूप से रुद्धोष्म अवस्था में आयतन
V2 से V3 तक प्रसार होता है। तो रुद्धोष्म अवस्था क्या कंडीशन होती है उसमें, तंत्र और परिपार्श्विक के मध्य हीट एक्सचेंज नहीं होती, तो Q बराबर 0, अतः ताप T1 तक घटता है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा E बराबर Q प्लस W, तो Q तो 0 हो गया, तो जो इस अवस्था में जो अवशोषित ऊष्मा है वो पूर्णतः किस में बदल जाती है, कार्य में, तो डेल्टा E बराबर W। तो CV क्या होगा, स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी बराबर डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये इसका मान होता है जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो डेल्टा E बराबर CV T1 माइनस T2, क्योंकि अंतिम ताप क्या था T1 और प्रथम ताप क्या है T2, तो W2 बराबर क्या आ गया, CV T1 माइनस T2। तो ये द्वितीय कार्य हमारे पास निकल कर आ गया। अब जो तृतीय स्टेप है, थर्ड स्टेप, समतापी संपीड़न, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो तृतीय पद में गैस का समतापी संपीड़न कहाँ से कहाँ तक होता है, आयतन V3 से V4 तक किया जाता है। चूंकि प्रक्रम क्या है, उत्क्रमणीय एवं समतापी है, तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार 0 बराबर Q1 प्लस W3, तो Q1 बराबर माइनस W3, और वर्क क्या हो गया RT1, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर T1 है, समतापी प्रोसेस है, ln V4 अपॉन V3, ये हो गया अंतिम आयतन V4 और प्रारंभिक आयतन V3। तो W3 बराबर माइनस RT1 ln V4 अपॉन V3, ये जो तृतीय कार्य की बात की हमने, जो इसका मान निकल कर आ गया। अब बात करते हैं रुद्धोष्म संपीड़न। तो चौथा स्टेप है रुद्धोष्म संपीड़न। तो अंतिम पद में गैस का रुद्धोष्म अवस्था में उत्क्रमणीय रूप से आयतन V4 से कहाँ तक होगा, V1 तक संपीड़ित किया जाता है। तो रुद्धोष्म अवस्था की कंडीशन वही है, Q बराबर क्या होगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा E बराबर क्या हो गया, W4। तो डेल्टा E बराबर W4 बराबर CV T2 माइनस क्या हो गया, T1 हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ, लिमिट चेंज करूँ, तो T1 माइनस T2, तो माइनस से यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो W बराबर क्या आ गया, माइनस CV T1 माइनस T2। तो इस प्रकार से जो पहला 4 स्टेप्स में ये चक्र पूरा हो जाता है, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। और इस प्रकार से तंत्र वापस अपनी मूल अवस्था में लौटकर आ जाता है। तो इस पूरे चक्र में जो टोटल कार्य क्या है, मान लिया W है, तो W क्या हो गया, इन चारों कार्यों का योग होगा। टोटल इन जो 4 वर्क्स हैं कार्यों का योग होगा। अब इन चारों का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ से ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस RT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT1 ln V4 अपॉन V3, ये हमारे पास समीकरण 6 निकल कर आ गई। चूँकि V2 व V3 प्रथम रुद्धोष्म वक्र और V4 तथा V1 द्वितीय रुद्धोष्म वक्र पर है। तो अब रुद्धोष्म वाली कंडीशन लगाते हैं, जो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, ताप और आयतन में क्या संबंध होता है। तो T2 V2 गामा माइनस 1 और T1 V3 गामा माइनस 1। देखो V3 जहाँ वॉल्यूम है वहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं T1 टेम्परेचर है और यहाँ T2 है, तथा T2 V1 गामा माइनस 1 बराबर T1 V4 गामा माइनस 1। तो इनको अगर करेंगे सेट तो ये क्या निकल कर आएगा, इसको सारे को रीअरेंज करने पर V2 अपॉन V1 बराबर क्या आएगा, V3 अपॉन V4। अब देखो यहाँ पर क्या है, V4 अपॉन V3 है ना, तो लिमिट्स चेंज करेंगे तो V3 अपॉन V4 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, V2 अपॉन V1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये निकल कर आया अपने पास समीकरण W बराबर माइनस RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT1 ln V2 अपॉन V1। तो वर्क क्या हो गया, W बराबर माइनस RT2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। तो ये कार्य हमारे पास ये निकल कर आ गया है। ठीक है, अब बात करें जो इसका हीट और W में वर्क में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है W बराबर माइनस Q2 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये रिलेशन होता है। और T2 माइनस T1 अपॉन T2 का मान हमेशा 1 से कम होता है, अतः W लेस देन Q2, अर्थात जितनी ऊष्मा दी गई है वह पूर्णतया कार्य में नहीं बदलती। उस ऊष्मा का कुछ भाग सिंक को दे दिया जाता है, चाहे वो घर्षण के रूप में निकल जाता है, चाहे वो रेडिएशन के रूप में। तो उस फॉर्म में ये हीट का कुछ भाग वहाँ
सिंक में चला जाता है, परिपार्श्विक में चला जाता है, तो कार्य का मान कम प्राप्त होता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करें कि ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या है, नीटा। तो किसी ऊष्मा इंजन में अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित होता है, ऊष्मा इंजन की क्या कहलाती है, दक्षता। अर्थात जो आप ऊष्मा दे रहे हैं उस इंजन को, तो वो कितना कार्य में बदल रही है, वह उसकी दक्षता कहलाता है। तो नीटा बराबर W/Q2, और तो नीटा बराबर क्या आ गया, T2 - T1/T2। तो इस फॉर्मूले के बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इसमें हम ऊष्मा इंजन की दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने आपसे बात की है, तो यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कार्नो इंजन क्या है, उसमें 4 स्टेप में पूरा हो रहा है साइकिल, और उसकी हीट जो इंजन की जो दक्षता क्या है वह भी हम देख सकते हैं यहाँ इस समीकरण की सहायता से। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको घर पे पढ़ेंगे। धन्यवाद।